नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन यात्रा पर जाने वाले हैं। बता दें आपको कि साल 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद से ये भारतीय विदेश मंत्री का पहला बीजिंग का दौरा है। इस दौरे से ठीक पहले चीन ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजिंग ने इस मुद्दे को भारत चीन संबंधों के बीच एक कांटा करार दिया है। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा है, भारत को तिब्बत से जुड़ी संवेदनशीलता को गंभीरता से समझना चाहिए। कुछ रक्षा विशेषज्ञ और एकेडमिक लोगों ने दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर गलत बयान दिए हैं। इन लोगों ने भारत सरकार के विपरीत स्टैंड लिया। दलाई लामा का उत्तराधिकार और पुनर्जन्म का विषय पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है। इसमें किसी भी बाहरी को हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है। यूजिंग ने आगे लिखा है कि तिब्बत से जुड़ा हुआ ये मुद्दा भारत चीन संबंधों में एक कांटे जैसा है और भारत के लिए ये बोझ बन गया है। अगर भारत तिब्बत कार्ड खेलेगा तो खुद ही नुकसान करेगा और खुद का ही नुकसान होगा। दरअसल इसी महीने 6 जुलाई को भारत के धर्मशाला में दलाई लामा का 90वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसमें उनके हजारों अनुयायियों और दुनिया के कई नामी सेलिब्रिटीज के अलावा भारत सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में दलाई लामा ने कहा कि उनका उत्तराधिकार कौन होगा ये तय करने में चीन की कोई भूमिका नहीं है। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि किसी भी वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु की आत्मा मरने के बाद दोबारा जन्म लेती है। दलाई लामा ने कहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा ये तय करने में चीन की कोई भूमिका नहीं है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दलाई लामा साल 1959 से भारत में रह रहे हैं। उन्हें तिब्बत में चीनी शासन के लगभग के खिलाफ नाकाम विद्रोह के बाद भागकर भारत में शरण लेनी उन्हें पड़ी थी। बता दें कि भारत में लगभग 70,000 तिब्बती रहते हैं और यहाँ से उनकी निर्वासित सरकार भी काम करती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 जुलाई को उत्तरी चीन के थियानचिन में शंघाई सहयोग संगठन के तहत क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए एक बैठक में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर वो द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। ये बयान इस बाबत अहम हो जाता है। जयशंकर के दौरे से ठीक पहले चीन के इस बयान का क्या मतलब है, दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मसले पर भारत और चीन के क्या स्टैंड है और क्यों चीन अपना उत्तराधिकारी चाहता है। उत्तराधिकारी के मसले पर भारत और चीन के रिश्ते प्रभावित होंगे क्या, एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि क्यों दलाई लामा को भारत में शरण देना चीन को नागवार गुजर रहा है। इन तमाम सवालों के आज हम जवाब लेंगे। तो बता दें आपको कि जो चीनी दूतावास की प्रवक्ता है यू जिंग, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया जिसमें भारत को तिब्बत से जुड़ी संवेदनशीलता को गंभीरता से समझना चाहिए ये लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि कुछ रक्षा विशेषज्ञ और एकेडमिक लोगों ने दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर गलत बयान दिए हैं। इन लोगों ने भारत सरकार के विपरीत स्टैंड लिया। दलाई लामा का उत्तराधिकार और पुनर्जन्म का विषय पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे करोड़ी सिंह जी के साथ। करोड़ी जी, किस तरह से इसे देखते हैं और जो चीन की तरफ से बयान आया उसके क्या मतलब, क्या मायने निकाले? देखिए नया, सबसे पहले तो अपने दर्शक हैं वो ज्यादातर नॉन बुद्धिस्ट होंगे, तो एक मिनट में दलाई लामा और पंचन लामा क्या है और किस तरह से उसका अपॉइंटमेंट होता है इसके बारे में 1 मिनट लूंगा। उसके बाद इंडिया चाइना का क्वेश्चन है उसका जवाब दूंगा। देखिए, जो तिब्बतन बुद्धिज्म है उसमें 2 तरह की अथॉरिटी होती है। एक दलाई लामा होता है, वो ट्रेडिशनली पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी होता है। उसको बुद्धा ऑफ अनंत करुणा कहते हैं। दूसरा होता है पंचन लामा, वो होता है सेकंड इन कमांड होता है और उसको बुद्धा ऑफ अनंत प्रकाश कहते हैं।
उसका मतलब ये हुआ कि वो असिस्ट करता है दलाई लामा को, उसके जो मंडेन एक्टिविटीज हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, या दूसरी जो ज्ञान संबंधी चीजें हैं, इसीलिए उसको प्रकाश का बुद्धा कहा गया है, अनंत प्रकाश का बुद्धा। तो जब नेक्स्ट दलाई लामा का अपॉइंटमेंट होता है, तो पंचन लामा और दूसरे जो मॉन्क हैं वो इनकारनेशन के लिए बच्चे की खोज पे निकलते हैं, और अगर उनमें कंसेंसस बन जाती है तो एक को वो ये मान के चलते हैं कि ये इनकारनेशन है, उसको नेक्स्ट दलाई लामा मान लिया जाता है। और अगर एक से ज्यादा होते हैं तो फिर वहां पॉलिटिकल अथॉरिटी इसको अपॉइंट करती है। और इसके लिए देखिए, चाइना में पहले मिंग डायनास्टी में ने बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया, फिर क्विंग डायनास्टी ने किया, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना रही, उसमें भी बुद्धिज्म को मान्यता दी, और अब जो पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, तो इसमें 1793 में कुछ क्विंग डायनास्टी ने रेगुलेशंस बनाए थे कि किस तरह से अपॉइंट हो। उसके बाद 1936 में रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी कुछ रेगुलेशंस बनाए, और जो प्रेजेंट चाइना है इसने उनको बदला नहीं है, उनमें कुछ सुधार किया है, क्लेरिफिकेशन दिया 2007 में कि दलाई लामा को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा। तो ये जो रिलीजियस अथॉरिटी थी, पंचन लामा की हेल्प से सर्च करना, एक तरह की सर्च कमेटी होना, और उसके बाद गवर्नमेंट की अप्रूवल होना, ये प्रक्रिया रही है। अब देखिए, भारत और चाइना का जहां तक संबंध है, तिब्बत को जिस तरीके से चाइना ने टेक ओवर किया या चाइना का पार्ट था, उस विवाद में नहीं जाएंगे, वो कंटेस्टेड इश्यू हो सकता है। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को ले लिया, तो जो दलाई लामा और उसके बहुत से साथियों के साथ वो तिब्बत छोड़ के भारत में आ गए, और एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना ली भारत में, धर्मशाला में। लेकिन भारत ने फिर तिब्बत को चाइना का इंटीग्रल पार्ट मान लिया गया, तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन है उसको। अब मान लिया तो चीन का ये आर्गुमेंट है कि आपने अगर तिब्बत को चीन का पार्ट मान लिया है, तो तिब्बत के इश्यू को इंडिया में क्यों जिंदा रखते हैं, धर्मशाला में क्यों है, ये चाइनीज गवर्नमेंट का तर्क हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो मुद्दा उठ रहा है वो भारत सरकार की नीति है, दो चीजें अलग हैं। देखिए, कोई अधिकारी कुछ कहे, कोई नेता कुछ कहे, कोई मंत्री कुछ कहे, जन सामान्य कुछ कहे, लेकिन भारत सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी क्या है इसको लेके। लेकिन जब जनमानस उद्वेलित होता है, राजनीतिक नेता बहुत सी बातें कहते हैं, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक औपचारिक तरीके से तिब्बत को पार्ट मान लिया है, और चीन ने 2024 में एक जो पुराने पंचन लामा था वो 1995 से गायब है, चाइना ने उसको अपनी कस्टडी में लिया था, पता नहीं है, 24 में एक नया पंचन लामा उन्होंने अपॉइंट कर दिया है। तो चाइना का शायद ये मानना है कि उस पंचन लामा के नेतृत्व में हम सर्च करेंगे, जो चाइनीज होना चाहिए, चाइना के बाहर का नहीं होना चाहिए। और दलाई लामा ये मान के चलते हैं कि जो मेरा इनकारनेशन होगा वो चाइना में का नहीं होगा, दूसरी जगह का होगा। तो ये उनका आपस में बुद्धिज्म का और चाइना का विवाद हो सकता है, लेकिन भारत इसलिए इसमें फिगर बन जाता है कि धर्मशाला में तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल एग्जिस्ट करती है, और भारत का जनमानस बुद्धिज्म के प्रति, दलाई लामा के प्रति, और दुनिया के और देश भी दलाई लामा के प्रति एक भाव रखते हैं। उसकी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मुद्दा भारत और चीन के सरकारी स्तर पर दोनों सरकारों के बीच में बड़ा मुद्दा बनेगा। जी जी, ठीक है, दोनों सरकारों के बीच एक बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन देखिए, ऐसे इस तरह के बयान आने समझ में आता है, लेकिन दिनेश जी, जयशंकर के दौरे से ठीक पहले अगर ये चीन इस तरह का बयान देता है, मतलब ये साफ तौर पे चीन के मंशा को भी उजागर करता है। नेहा जी, ये एक प्रकार की जो है चाइना की जो है ये प्रेशर टैक्टिक्स है, जिसके द्वारा जो है उनके राजदूत जो भारत में है, जिस प्रकार के उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो आपने अपने
ब्रीफ के अंदर बता दी गई है। देखिए आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि दलाई लामा का इशू जो है वो एक रिलीजियस इशू नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार के जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक प्रकार के शतरंज की बिसात फैली हुई है, जिसके ऊपर आइडेंटिटी क्राइसिस है, सॉवरेनिटी है, डिप्लोमेसी है और कुछ और चीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन भारत को अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यू को मेंटेन करना है और हमने हमारा पॉलिटिकल जो भारत सरकार का पॉलिटिकल कमिटमेंट चाइना को दी हुई है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि उनका जो तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन है वो उसको चाइना का ही मानते हैं। लेकिन ये ज्यादा अचानक ही ये लाइमलाइट के अंदर ये न्यूज आ रही है, जो इस प्रकार के स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि दलाई लामा के 19th बर्थडे के ऊपर कुछ हमारे चीफ मिनिस्टर भी गए थे और सेंट्रल मिनिस्टर भी गए थे। तो इससे जो है चाइना को एक प्रकार से परेशानी हुई, लेकिन चाइना को तब परेशानी नहीं हुई जबकि यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी जो है दलाई लामा को है उनके बर्थडे के ऊपर विशेष दी गई। तो लेकिन खैर छोड़िए, लेकिन चाइना को एक प्रकार से डर खतरा सा महसूस होता है कि भारत जो है वो एक प्रकार से तिब्बत कार्ड जो है अभी आने वाले समय के अंदर वो खेल सकता है। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना दलाई लामा को एक प्रकार से सपाटिस्ट समझता है, जो कि चाइना के इंटरेस्ट के बरखिलाफ काम कर रहा है। लेकिन भारत सरकार ने उसे एक गेस्ट के तौर के ऊपर हमने यहाँ रखा हुआ है और हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसके मुताबिक जो है रिलीजियस फ्रीडम और एजुकेशन के तौर पर है। हमने आज तक कभी भी भारत सरकार ने जो उनका सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमने कभी राजनीतिक मान्यता नहीं दी है। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक प्रकार से जो है बोन ऑफ कंटेंशन है। चाइना का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत की तरफ से किसी प्रकार का कोई ऐसा कदम या इस प्रकार का एक्शन नहीं हुआ जिससे कि चाइना को किसी प्रकार की घबराहट महसूस होना पड़े। अगर आप भारत के में जो चाइना के राजदूत हैं या उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया या उनके जो पीआरओ की तरफ से एक्स के ऊपर उन्होंने लिखा है, तो ये बड़ी एक हार्श किस्म की स्टेटमेंट है। लेकिन इस प्रकार की स्टेटमेंट देने से पहले चाइनीज एम्बेसडर को ये सोचना चाहिए था कि भारत सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दी गई है। अगर किरण रिजिजू गए हैं या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम के चीफ मिनिस्टर वहां गए हैं, तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के तौर के ऊपर गए हैं, ना कि वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते थे। चाइना को इससे भी बड़ी नाराजगी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो है दलाई लामा को जन्मदिन के ऊपर शुभकामनाएं दी। अरे ये तो एक नॉर्मल सा कर्टसी है कि आप किसी का जन्मदिन होता है तो आप उसको दे देते हैं। खैर ये पॉइंट है एक तरफ, लेकिन इससे जुड़ी हुई बातें जो आपने कहा कि हमारे विदेश मंत्री साहब वहां पर गए हुए एससीओ मीटिंग के अंदर, मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को जो है एससीओ के अंदर उठाया जाएगा, क्योंकि चाइना जो है वो बड़ा सेंसिटिव है। उसने हमेशा जो है इस मुद्दे को ना तो यूनाइटेड नेशन में उठने दिया, ना ब्रिक्स के अंदर और ना ही एससीओ के अंदर। जब 12 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तिब्बत रिजॉल्व एक्ट 2024 के ऊपर सिग्नेचर किए थे, तो उस समय भी चाइना ने बहुत बुरी तरह से रिटेलिएट किया था। खैर वो उनका जो है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि तिब्बत का मामला या दलाई लामा का मामला जो है इंटरनेशनल फोरम के अंदर कहीं पर भी डिस्कस हो जाए। लेकिन खैर इन सब बातों के बावजूद भी हमारे लिए जो है जो सिक्योरिटी चैलेंजेस आ जाते हैं वो आ जाते हैं कि हमें अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ को जो है वो मजबूत करना है। क्योंकि चाइना का अगर आप पास्ट के अंदर देख लें, जब भी हमारे साथ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो गलवान है या चाहे डोकलम हुआ था, वो अरुणाचल के अंदर जो है अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा देता है। क्योंकि अरुणाचल के तवांग के अंदर जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उसकी बड़ी महिमा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको तिब्बत रीजन के लोगों का उनके अंदर बहुत विश्वास है। तो हमें अपना जो है बॉर्डर मैनेजमेंट को और भी
स्ट्रॉन्ग उच्च करना कोटि चाहिए, का बिल्कुल। विकसित करना पड़ेगा अपना बिल्कुल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम्म। दूसरा जो है, अब ये देख लीजिए, जिस समय इनका रीइंकार्नेशन का या सक्सेशन एक्ट आता है तो उस समय भी काफी मनमुटाव होगा, काफी स्टेटमेंट और एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन वगैरह लगेंगी, क्योंकि दलाई लामा, हिज होलीनेस दलाई लामा साहब ने बता दिया है कि उनका जो सक्सेशन होगा वो भारत से ही कोई चुना जाएगा, चाइना का इसके अंदर कोई रोल नहीं होगा। तो उस समय जो है भारत को बड़ी विजडम से और अपनी डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे ढंग से इस वाली सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा। बिल्कुल। तीसरा चैलेंज हमारे पास आ जाता है साइबर हाँ। एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हाँ हाँ। नेहा जी, पास्ट के अंदर भी आप देखिए, जो चाइना की स्टेट के स्पॉन्सर्ड जो हैकर्स होते हैं, उन्होंने बहुत बार जो है साइबर अटैक किए हैं, जो तिब्बतियन लोगों की जो कि यहाँ पे धर्मशाला के अंदर उनकी वेबसाइट के ऊपर, और इसके साथ साथ उन्होंने हमारे इंडियन डिफेंस इंस्टॉलेशन के ऊपर भी साइबर अटैक किए हैं। और इसके साथ साथ जो है वो एक अलग प्रकार का जो है नैरेटिव करते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं, इंडिया को थोड़ा सा बैकफुट में लाने के लिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20-25 इलाकों के अंदर जो है पिछले 2-3 महीने पहले उन्होंने नाम चेंज करने की कोशिश की थी कि जिससे कि भारत जो है थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाए। हाँ हाँ। हमारे ऊपर भारत के लिए क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तो उसमें नेक्स्ट आ जाता मैडम इंटरनल सिक्योरिटी। भारत सरकार को ये पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि जो 70,000 के आसपास जो हमारे पास तिब्बतियन लोग हैं, उनके अंदर एक पीसफुल वातावरण बना रहे, क्योंकि चाइना ने भूतकाल के अंदर भी कोशिश की है कि उनके कुछ एजेंट जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं जो धर्मशाला के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे किसी प्रकार का उनके अंदर डिवीजन आ जाए और किसी प्रकार का मिसट्रस्ट हो जाए, तो भारत को इसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना, और मेरा मानना है कि भारत इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैडम हमारे लिए चैलेंजेस के अंदर है दलाई लामा साहब की जो है सिक्योरिटी का। प्रेजेंटली जो है उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, पर फिर भी हमें उनकी सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, कुछ भी हिज होलीनेस के साथ होता तो इसका जो रेपरकेशन जो होगा भारत में ही नहीं बल्कि आसपास के देशों के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है डिप्लोमेटिक प्रेशर। जैसा कि पहले बताया कि चाइना जो है बहुत सेंसिटिव है कि तिब्बत इशू के ऊपर जहाँ हिज होलीनेस दलाई लामा के बारे में किसी प्रकार की भी बातचीत कोई इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हो, वो हमेशा चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ब्रिक्स हो, एससी हो, या किसी प्रकार की भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो तिब्बतियंस के बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता है, और वो नहीं चाहता है कि कोई भी देश या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस मुद्दे को उठाए। लेकिन उसके सब एफर्ट्स करने के बावजूद भी तिब्बतियन का ह्यूमन राइट्स का जो इशू है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आ रखा है। तभी इसी कारण जो है अमेरिका ने जुलाई 2024 के अंदर जो जिस एक्ट के बारे में मैंने बताया कि रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, उसको पास किया था, जिससे कि चाइना के ऊपर किसी प्रकार का जो है प्रेशर पड़ जाता। अब इसके साथ साथ मैं बात खत्म कर देता हूं कि भारत के लिए क्या क्या ऑप्शन है और किस प्रकार से जो है हम कोई टेंस सिचुएशन चाइना के साथ नहीं क्रिएट करना चाहते। तो उसके लिए मेरी जो समझ के मुताबिक जो रिकमेंडेशन मैं दे सकता हूं वो है कि हमें एक बैलेंस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना होगा। हमने ऑलरेडी पॉलिटिकली हमने अपनी कमिटमेंट दे दी है कि हम तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को चीन का हिस्सा समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी विश्व पटल के ऊपर जो हमारी इमेज है कि हम जो है रिलीजियस फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी हालत के अंदर हमें एक बैलेंस डिप्लोमेसी चाइना के साथ जो है एंगेज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है डेवलपमेंट, बॉर्डर डेवलपमेंट का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के ऊपर आप किसी भी हालत के अंदर विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो किसी समय भी आपके लिए मिलिटरीली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साथ में हमें अपने जो साइबर सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन डिफेंसेस है, उनको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना टाइम टू टाइम जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सही मदद लेता है, और जिससे अरुणाचल प्रदेश और अन्य इलाके LAC के आसपास जो है
प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है। जी इसके जी साथ साथ हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर भी एक इंटरनेशनल कोलिशन बनाना पड़ेगा, हाँ जिसके अंदर हम स्ट्रेस कर सकते हैं बिल्कुल कि सर, वो हर सारे एक कदम व्यक्ति उठाने को, पड़ेंगे। हर एक बिल्कुल सही समाज बात को जो कह है रहे हैं आप दिनेश जी, रिलीजियस फ्रीडम मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही जी। बात कह रहे हैं। मैं एक बार फिर से करोड़ी जी का रुख कर लेती हूँ। करोड़ी जी, आप देखिए, जो उनका बयान आया ये एक्स पर, जो उनके ट्विटर हैंडल से चीज़ें निकल के सामने आई, वो तो ये बताता है कि वो भारत का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चाहते। अब ऐसे में उत्तराधिकारी के मसले पर भारत और चीन के जो बीच रिश्ते हैं, क्या उसमें खटास आ सकती है? क्या वो प्रभावित हो सकते हैं? अगर हाँ तो किस हद तक? और एस जयशंकर के दौरे से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और उस दौरे के दौरान भी किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? बाकी तो बहुत डिटेल में दिनेश जी ने बताया सर, उसी बातों को आगे बढ़ाइए। देखिए नेहा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि चाइना की एम्बेसी से जो स्टेटमेंट आया है हम्म उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं। हम्म मैं उस पे आने से पहले एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि तिब्बत पहले चाइना में मिंग डायनास्टी का पार्ट रहा, लेकिन वहाँ रिलीजियस ऑटोनॉमी बनी हुई। उसके बाद क्विंग डायनास्टी का पार्ट रहा और 1912 से 1949 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट नहीं था, इंडिपेंडेंट रहा तिब्बत। और वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। जी जी जब 49 में चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, हाँ उस समय तक तिब्बत इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंस थी। हम्म तो चाइना ने रिपब्लिक ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, पीआरसी ने उसके बाद तिब्बत को अपने पे अपना अधिकार जमा लिया और एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया। वहां से समस्या शुरू हो जाती है। उस समय भारत को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, बहुत सी हाइपोथेटिकल या हिस्टोरिकल बातें हम कर सकते हैं, वो विवाद का इस समय नहीं है उस बात को लेके। लेकिन उस समय दलाई लामा बहुत से साथी यहाँ एक्साइल गवर्नमेंट बना के धर्मशाला में आके रहने लगते, लेकिन फिर भी भारत चीन ने उस मुद्दे को रिकंसाइल किसी न किसी रूप में कर लिया। अब जब और इसके साथ साथ चाइना में अगर हम बीजिंग में देखें तो वहाँ बीजिंग के बीच में एक समर हिल पैलेस है, वहां भी बुद्धिज्म की, बुद्धा की कई मूर्तियां वगैरह लगी हुई हैं। चाइना ने बुद्धिज्म को उस तरीके से खत्म नहीं किया है जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि चाइना बुद्धिज्म को खत्म कर रहा है। हाँ, उसका वो चाइनीकरण जरूर करना चाहता है, जिसको हम साइनाइजेशन कहते हैं। तो उसको हम उनके हिसाब से वो स्वदेशीकरण हो सकता है। लेकिन बीजिंग के बीच में भी जो समर पैलेस है, एक ऊंचाई पे छोटी पहाड़ी टाइप है, वहां पे बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां हैं। जो भी बीजिंग गए होंगे उनको मालूम है। तो इसके बाद अभी जो बातचीत हुई है, अभी जब दलाई लामा का उत्सव हुआ, फंक्शन हुआ, उसमें भारत सरकार के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री का जाना, वहां कुछ बोलना, उसको लेके चाइना तिलमिला उठा है। और तिलमिला इसलिए उठा है कि चाइना की जो दुखती रग है उसमें दर्द शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए, गिल्ट कॉन्शियस, अगर आपने कोई गलती की है तो आप में गिल्ट कॉन्शियस हमेशा रहेगा। तो चाइना ने तिब्बत को, इंडिपेंडेंट तिब्बत था, उसको मिलाया है। तो यहाँ भारत के सरकार के मंत्री का और मुख्यमंत्री का जाके बोलना, और उससे चाइना ने तिलमिला का ये जो स्टेटमेंट दिया है, उसका जो लास्ट पार्ट है उसमें एक बात कही गई है। देखिए, तिब्बत को चाइनीज लैंग्वेज में शीजांग कहते हैं वो। और उन्होंने कहा है कि शीजांग कार्ड अगर इंडिया खेलता है तो वो जो उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है, शूटिंग वनसेल्फ इन द फुट। इसका मतलब वो अपने, अगर मैं भाषा में अनुवाद करूं तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने की अगर तरह से होगा। और इस तरह का कहना भारत के लिए ये अच्छी भाषा बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप सर, तो सही कह रहे हैं। माफ भारत कीजिएगा सर, रोक रही हूँ मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।